नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल झारखंड लैब में। तो आज हम लोग जुड़ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंट के सेट 1 का, जो रेल प्रोजेक्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि जारी किया गया है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। और एक बात मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस मॉडल पेपर को जो मैं सोल्यूशन देती हूँ, तो इस सॉल्यूशन को आप लोग क्या करिए ना, बढ़िया से एक्सप्लेनेशन सुनिए, क्योंकि जो एक मॉडल सेट है, अगला मॉडल सेट बिल्कुल उसी का फ्रेमिंग है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे है प्राप्ति और भुगतान खाता है, ठीक है, तो अगला सेट में भी अगर हम लोग देखने जाए, अगला सेट में तो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इसी से मिला जुला ही होने वाला है। मैं आप लोगों को सामने दिखा देती हूँ, ताकि आप लोग इस चीज को थोड़ा सा बढ़िया से समझें और थोड़ा सा बेनिफिट लें इस चीज का। देखिए यहाँ पर ये तो सब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पे आती हूँ मैं, वेट करिएगा थोड़ा। हाँ, ये देखिए, ये भी सब्जेक्टिव ही है, किस टाइप से अरेंज किया गया है। सब्जेक्टिव अकाउंट लिखा है बट ये ऑब्जेक्टिव है, सॉरी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, साझेदारी सरलेख के अभाव में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। इसका फॉर्मेट ही चेंज कर दिया है ना। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए हम लोग आते हैं अपने पहले टॉपिक पे आते हैं। फॉर्मेट ही उसका चेंज कर दिया गया है, मैंने पूरा पीडीएफ अभी देखा नहीं है। बात करते हैं हम लोग आगे। तो आप लोगों को मालूम है कि ये जो पीडीएफ जारी किया गया, यानी जो मॉडल पेपर जारी किया गया क्लास 12 वालों के लिए, आर्ट्स कॉमर्स साइंस के लिए, ये रेल प्रोजेक्ट के तहत डीसी कोडरमा के द्वारा जारी किया गया है। अगर इसको भी बच्चे बढ़िया से रिवाइज करते हैं तो उनका तो हाफ एंड एक्स्ट्रा सिलेबस जो है वो कंप्लीट ही हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे बच्चे डाउट कर रहे हैं कि नहीं क्या इसको पढ़ना सही होगा, नहीं होगा, तो बिल्कुल सही होगा जी, क्यों नहीं सही होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, लिखा है प्राप्ति और भुगतान खाता क्या है। ठीक ना, प्राप्ति और भुगतान खाता में मतलब क्या होता है, कुछ को डेबिट करते हैं, कुछ को क्रेडिट। तो कुछ को मतलब प्राप्ति और भुगतान खाता में तो बेसिकली हम लोग करते हैं क्या, कैश रिसीव करना और कैश पेमेंट करना। तो इस टाइप का जब डेबिट क्रेडिट का काम होता है तो वो रियल अकाउंट के अंदर आता है। ठीक है, सचिव को मानदेय का भुगतान करना। देखिए सिंपल सी बात, आप लोग समझिएगा जरा सा बात, ठीक ना, कि अगर मान लीजिए कि एक कंपनी है, वो कंपनी किसी एम्प्लॉय को रखती है, कंपनी ए नाम के किसी एम्प्लॉय को रखती है, तो वो क्या देगी उसको काम करने के, यानी उससे काम जब करवाएगी तो उसके बदले में उसको क्या देगी, तो आप लोग कहोगे कि उसको सैलरी देगी। ठीक है, उसको सैलरी देगी ना। तो जैसे ही कंपनी सैलरी दी, ठीक है, किसी बिजनेस में, तो वो सैलरी मतलब किसी बिजनेस में अगर कोई एम्प्लॉय को पैसा दे रही है तो सैलरी बन गया। वहीं अगर कोई गैर वित्तीय संस्था है, जैसे कोई एनजीओ है, कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, तो वहां पर भी तो लोग काम करते हैं ना, तो कुछ सेवा देते हैं, तो सेवा देने के बदले उनको जो भुगतान किया जाता है वो आप लोगों का होता है होनोरेरियम। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए ये क्या है कि खर्च है एक प्रकार से, और कैसा खर्च है, तो आयगत व्यय है। ठीक है, बात करते हैं आगे। आयगत व्यय क्यों, क्योंकि इससे कोई संपत्ति आपको नहीं मिल रही है। ठीक ना, आपका खर्च हो रहा है, जैसे सैलरी देना आपके लिए खर्च है, वैसे ही सैलरी का ही दूसरा नाम हॉनोरेरियम है। यानी कि अगर बिजनेस में आप पैसे दो एम्प्लॉय को तो सैलरी कहलाए, और गैर व्यापारिक संस्था में अगर आप पैसे दो किसी को तो वो हॉनोरेरियम कहलाया। ठीक है, सिंपल सा बात समझिए। अब बात है गैर व्यापारिक संस्थाओं में व्यय पर आय की अधिकता को क्या कहते हैं, यानी कि समझिए इस चीज को। व्यय जब ज्यादा है, व्यय ज्यादा होने का मतलब क्या होगा कि आपका खर्च ज्यादा है आपकी कमाई से, तो जब आपका खर्च, सॉरी, व्यय पर आय की अधिकता, व्यय पर आय की अधिकता यानी आय ज्यादा है। ठीक है, अगर आपका इनकम ज्यादा है, यानी पैसा आप कमा रहे हो 100 रुपया, खर्च आपका 20 रुपया हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, आप क्या बोलेंगे, मेरे पास पैसा प्लस है सर, प्लस है। ठीक है, यानी कि अधिक है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। साझेदारों के पूंजी खाते पर, यानी पार्टनर के जो पार्टनर कोई पूंजी लगाया कंपनी में, तो उसको इंटरेस्ट दिया जाता है ना जी, कैपिटल के बदले क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो इसको हम लोग किस में भेजेंगे, उसका किस अकाउंट में भेजेंगे, बैंक अकाउंट में नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अगला है साझेदार के पूंजी खाते पर ब्याज की गणना किसके बेसिस पे होती है। तो स्टार्टिंग में जो कोई साझेदार पूंजी लगाता है उसी प्रकार से, जैसे आप बैंक में अगर शुरू में 100 रुपए जमा किए, फिर और जमा किए और जमा किए और जमा किए, तो आपका स्टार्टिंग से जो ऐड होते जा रहा है उस पर ना ब्याज मिलता है, कि आप 100 रुपया जमा किए आज, तो आज का 100 रुपया पे ही ब्याज मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। तो वैसे ही कंपनी मान लीजिए कि 2013 जनवरी को आया, तो 2013 जनवरी को अगर 10,000 लेकर के आया, तो उसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो 10,000 पे बनेगा।
ठीक है, बाद में वो जितना लगाएगा उस पर और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बनते जाएगा, लेकिन वो स्टार्टिंग जुड़ा हुआ जरूर रहेगा। अब है रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए इसको जैसा तोड़ के पढ़िए। री का मतलब होता है क्या, दोबारा, ठीक है। वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, किसी का मूल्य तय करना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है हम लोग कब बनाते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम बनाते हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के टाइम बनाते हैं। और ये कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। ये सब याद रखते चलिएगा, ठीक ना। बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ पे चौबे और दुबे दिया हुआ है कि चौबे और दुबे का शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:3 है, ठीक है। फ्यूचर में उन लोगों ने डिसाइड किया कि इसको क्या करेगा, इक्वल बांटेगा। और बताइए कि सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो सेक्रीफाइस रेशियो पूछ रहा है किसका, नहीं वो स्पेसिफिक नहीं पूछा, बस पूछ रहा है किसका सेक्रीफाइस होगा। तो सेक्रीफाइस हम लोग कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो चौबे का ओल्ड कितना है, 2/5 है। और चौबे का न्यू कितना है, न्यू तो दोनों का ही 1:1 है ना, यानी 1/2। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि इसका कितना हो जाएगा। तो आप लोग कहोगे कि यहाँ पे 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए और 5 को इधर 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो जाएगा 4 - 5, ठीक है। 4 - 5/10। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 1/10। और ये 1/10 कैसा आ रहा है, माइनस में, ठीक है। तो माइनस में जब होता है तो गेन होता है कि नहीं। और नेक्स्ट वाला अगर हम लोग करें तो 3/5 में से हम लोग को घटाना होगा क्या, 1/2, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में 1/10 आएगा। तो जो प्लस में आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्रीफाइस कहते हैं। तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। आपका आंसर ये हो जाएगा, यहाँ y की जगह पे आप दुबे कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला आपका आंसर बन जाता है, क्योंकि जो माइनस, सिंपली देखिए सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, और गेनिंग रेशियो का होता है न्यू माइनस ओल्ड। बट इससे भी एक ट्रेडिशनल फॉर्मूला क्या होता है कि ओल्ड माइनस आप न्यू ही करिए सब में, चाहे गेनिंग बोले चाहे सेक्रीफाइस बोले। अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो आप बोल दीजिए वो गेन है, अगर प्लस में आता है तो वो सेक्रीफाइस है। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। एक संपत्ति जो कृत्रिम नहीं है, ठीक है, परंतु अमूर्त प्रकृति की, अमूर्त मतलब इंटेंजिबल। तो इंटेंजिबल केवल केवल एक ही अकाउंट की दुनिया में, गुडविल, ठीक है। इंटेंजिबल अमूर्त गुडविल है, ठीक है। अब है कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट 10, 18 और 14,000 है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ईयर परचेस दे रखा है आप लोगों को 2 साल, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट बताइए। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, गुडविल निकाल के रख देंगे, जबकि गुडविल का भी आंसर यहाँ दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना, तो 10 और 18 कितना हो गया, 28, 28 और 10 कितना हो गया, 38, ठीक है। 10 और 18 कितना हो गया, 28, और 28 और 10 हो गया 38, और 38 और 4 42, और 3 साल का, तो 3 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 42 है ना जी, 42 आया। आई होप कि मैं कुछ गड़बड़ नहीं कर रही हूँ। 10 और 18 28 हो गया, 28 और 10 हो गया आप लोगों का 38, 38 और 4 हो गया 42, और इसको 3 से आप लोगों को भाग देना है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 3 चौके 12 हो जाएगा, यानी 14,000 आंसर हो रहा है आप लोगों का। बट यहाँ पे ऑप्शन 14,000 दिया नहीं है, लेकिन आप लोगों का आंसर यहाँ पे 14,000 ही होना चाहिए, ठीक है। अगर एवरेज प्रॉफिट पूछ रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ एक्सप्लेनेशन सुनिए, केवल आंसर टिक आउट देख करके चले जाओगे तो बहुत दिक्कत होगा। आंसर 14,000 आ रहा है, इसके बेसिस पे अगर एवरेज प्रॉफिट पूछ रहा है, बट यहाँ पे आंसर दे रखा है किस चीज का, गुडविल का, ठीक है। गुडविल का आंसर कैसे निकलेगा, इसमें 2 से गुना करके, तो 2 से गुना करेंगे तो जाहिर सी बात है 28,000 आएगा। बट यहाँ पूछा क्या है वो देखिए, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा जरा सा। बढ़ते हैं आगे। नए शेयरधारक के प्रवेश के समय, कोई जब नया पार्टनर एंट्री करता है, एडमिट होता है, तो जनरल रिजर्व को हम लोग किस रेशियो में बांटते हैं, तो जनरल रिजर्व को हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। क्योंकि अगर 2 व्यक्ति पहले से काम कर रहे हैं, तीसरा नया आता है, तो जो भी कमाई हुआ, जो भी एक गुल्लक में जमा करके रखे हुए हैं कुछ पार्टनर, तो नए वाले को क्यों देंगे, क्योंकि वो तो पुराने पार्टनर का मेहनत है ना, तो ओल्ड पार्टनर को मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ओल्ड रेशियो आप लोगों का 2:2 है, जेड जो है 1/5 के लिए आ रहा है। तो पूछ रहा है कि अगर उसका गुडविल का कंट्रीब्यूशन 25,000 है, तो बताइए कि गुडविल का टोटल वैल्यू क्या होगा। तो देखिए सबसे बढ़िया तरीका याद रखिएगा, जब जो पार्टनर गुडविल ला रहा है उसके बारे में दिया हुआ है, पार्टनर कितना गुडविल ला रहा है 25,000, और कितना शेयर के लिए आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। तो अगर आप लोगों से पूछ दे कि बताइए गुडविल पूरे फर्म का कितना होगा, तो आप लोगों को महज इतना सा काम करना है कि जो उसका रेशियो है उसको उल्टा कर देना है, जो उसका रेशियो है उसको उल्टा कर देना है। 1/5 है तो 5/1 से गुना कर देना, तो 25 25 कितना हो जाएगा
25, तो इस प्रकार से पूरे फर्म का गुडविल हो जाएगा 1,25,000। सिंपल सी बात है ना जी। अगर पूरे फर्म का गुडविल दिया रहता, पूरे फर्म का गुडविल जैसे कि 1,25,000 दिया रहता और पूछता आप लोगों से कि बताइए यहाँ पर नया पार्टनर जो 1/5 के लिए आ रहा है उसका गुडविल कितना होगा, तो आप लोग गुने 1/5 करते कि नहीं। तो सेम जब पार्टनर का गुडविल दिया हुआ इससे फर्म का निकालने बोल रहा है तो डायरेक्ट हम लोग उल्टा कर देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ऑन रिटायरमेंट, जब रिटायरमेंट हो रहा है, ठीक है, द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल विल बी क्रेडिटेड, तो रिटायरिंग पार्टनर का जो कैपिटल है वो किस में ट्रांसफर किया जाएगा, तो गुडविल, उसके गुडविल में। ठीक ना, आगे बात करते हैं। देखिए ये सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा समय तो लगेगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आप लोग पेशेंसली अगर देख लेते हो ना इसको तो बहुत आप लोगों को प्रॉफिट मिलने वाला है। सतीश एंड तेजपाल है, ठीक है, और राजेंद्र है, इन तीनों का रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो ये दिया हुआ है, और न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो आफ्टर सतीश रिटायर हो गया। ध्यान दीजिए सतीश कितने नंबर पे, दूसरे नंबर पे है, तो दूसरा वाला जो रेशियो है वो गायब हो जाएगा, तो बचा 2:1। ठीक है, बट यहाँ बोल दिया है रिटायरमेंट इज 3 to द गेनिंग रेशियो एज। ठीक है, मतलब जब रिटायर वो कर गया तो न्यू रेशियो दे दिया है। ठीक है, तो न्यू रेशियो जब दे दिया तो गेनिंग रेशियो पूछ रहा है आप लोगों से, तो गेनिंग रेशियो जब पूछ रहा है तो आप लोगों को निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, सिंपल, आप लोग न्यू में से ओल्ड को माइनस कर दीजिए, तो 3/5 है पहला का, और इसका कितना था, तो पूरा ही लेके चलेंगे। ठीक है, पूरा ही लेके चलेंगे, इसका कितना हो गया 2/5 हो गया पहले वाले का, तो कितना आएगा 1/5 आएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 1/5 होगा, यहाँ 2/5 होगा, तो 1 ही आएगा, यानी 1 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, जब पार्टनर का डेथ हो रहा है, द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड बाय द पार्टनर इन देयर, मतलब जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा जब किसी पार्टनर का डेथ हुआ तो वो जो कमाया उसको देना पड़ता है, तो हम लोग ओल्ड रेशियो में ही बांटते हैं। आगे देखते हैं कि जब किसी पार्टनर का डेथ होता है, ठीक ना, तो उसके जो एग्जीक्यूटर होता है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति उसका डेथ हो गया, तो वो अगर एग्जीक्यूटर, मान लीजिए उसका बेटा कोई एग्जीक्यूटर है या उसका बेटी एग्जीक्यूटर है, तो उसको 6% पर ब्याज मिलता है उसके कैपिटल पर, जितना उसका कैपिटल लगा होगा, जो मालिक था उसका कैपिटल जो लगा होगा। ऑन डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है, जब कंपनी ही बंद हो गई, कंपनी का शटर डाउन हो गया, ऐसी स्थिति में हम लोग रिवैल्यूएशन नहीं बनाते। अब रिवैल्यू करके क्या करेंगे, जब कंपनी ही बंद हो गया तो ऐसे में रियलाइजेशन करते हैं, मतलब अगर किसी से उधार बाकी है तो उससे ले लेते हैं, किसी को देना है तो उसको चुका देते, इसको बोलते हैं रियलाइजेशन। ठीक है, अब बोल रहे हैं ऑन डिसोल्यूशन, फिर से है कि डिसोल्यूशन के टाइम हम लोग जो प्रॉफिट या पार्टनर लोन होगा उसको किस में ट्रांसफर करेंगे, तो रियलाइजेशन में करेंगे। रिवैल्यूएशन का तो कोई गेम ही नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व होता है उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में देते हैं। अब बात करते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट अ कंपनी कैन इशू, यानी कंपनी क्या क्या जारी कर सकता है, तो कंपनी इक्विटी शेयर भी जारी कर सकता है और प्रेफरेंस शेयर भी जारी कर सकता है अगर उसको ऑथराइजेशन है तो। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कंपनी कैन नॉट इशू इट शेयर, एक कंपनी जो है वो अपने शेयर को डिस्काउंट पर नहीं जारी कर सकती, किस एक्ट के तहत, 2013 एक्ट के तहत। तो ये किस सेक्शन में लिखा गया है, तो 53 सेक्शन में, पेज नंबर, इस नियम के पेज नंबर 53 में लिखा गया है। समता अंशधारी होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ फॉरफीचर शेयर्स, बैलेंस ऑफ फॉरफीचर शेयर को हम लोग किस में ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू, अगर डिवेंचर को हम जारी कर रहे हैं और उसको डिस्काउंट में जारी करें तो वो मेरे लिए क्या है, लॉस है। अब जो डिवेंचर लिया जाता है तो उसके बदले क्या जाता है, लोन सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हाँ आप कंपनी को लोन प्रोवाइड किए हो। ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं, ऋण पत्रधारी को क्या मिलता है, यानी शेयर होल्डर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, और डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है, सॉरी, डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, और शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड। अब है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, मतलब कि लॉस होगा अगर डिवेंचर में तो उसको हम लोग कहाँ चढ़ाएंगे, एसेट, यानी कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में चढ़ाएंगे। अब देखिए ये थोड़ा आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन होगा, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए, ठीक ना, कि जो सिंकिंग फंड में प्रॉफिट होता है उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। अब बात करते हैं अंडर विच हेडिंग, किस हेडिंग के अंतर्गत जनरल रिजर्व को दिखाया जाता है, तो जनरल रिजर्व को रिजर्व और सरप्लस के हेडिंग के अंदर बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। अगला है करंट एसेट ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इंक्लूड, यानी करंट एसेट में क्या शामिल होता है, तो कैश इन हैंड करंट है, बाकी ये सर देखिए फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है आपका।
अब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है कंपनी का, वो क्या होता है, रिकॉर्डेड फैक्ट होता है, उसका कुछ आंकड़ा रिकॉर्डेड होता है। अब बोल रहे हैं जो एनुअल रिपोर्ट, कंपनी अपना एनुअल रिपोर्ट जारी करेगा कि हाँ कंपनी के पास इतना पैसा है, इतना कर्ज है, तो किसके लिए जारी कर रहे हैं, शेयर होल्डर, ताकि इसको देखे और शेयर खरीदा जाए। आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को हम लोग इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इससे इनकम के बारे में पता चलता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड होता है, तो ये सभी इंक्लूड होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है ना, वो कैसा होता है, उसको क्या कहते हैं, तो इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं, क्योंकि हिंदी में क्षैतिज लिख दिया है और यहाँ इंग्लिश में वर्टिकल लिख दिया है, ठीक है। तो ये गलत है आप लोगों का, यहाँ पर देखिए सही है। आगे कॉमन साइज बैलेंस शीट, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी आर एज्यूम्ड, उसको 100 माना जाता है। और कॉमन साइज स्टेटमेंट द अमाउंट ऑफ नेट सेल्स, इसको भी 100 माना जाता है। आगे बढ़ते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो, हम लोग एक्टिविटी, क्योंकि स्टॉक क्या है, हर दिन कुछ ना कुछ बेचा जाएगा, कुछ खरीदा जाएगा, तो ये एक्टिविटी होती रहती है, इसलिए एक तो एक्टिविटी रेशियो कहते हैं। करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है, 2:1, ठीक है। अब है कैश फ्लो स्टेटमेंट किस पर बेस्ड होता है, तो अकाउंटिंग और कैश बेसिस पे बेस्ड होता है। अब है लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लिस्ट, क्योंकि आगे का सेट भी हम लोग करने वाले हैं। अब देखिए इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैश आइटम, कौन सा ऐसा है जो नॉट केस आइटम है, मतलब नॉन केस आइटम नहीं है, दैट मीन केस आइटम है जिसको पैसा में हम लोग रख सकते हैं। तो वो सामान को हम लोग जब नगद बेचते हैं, क्योंकि गुडविल को हम लोग पैसा में नहीं रख सकते हैं, डेप्रिसिएशन में भी पैसा खपत नहीं होता है, बैड डेब्ट में भी पैसा खपत नहीं होता है। तो जिस पर एक्सप्लेनेशन का जरूरत था उस पर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, कुछ क्वेश्चन को मैंने बस आंसर के थ्रू पार किया, क्योंकि उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं था। तो आप लोग पूरा एक्सप्लेनेशन अगर सुने होंगे, कहीं प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप लोग मुझे बताइए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए आप लोग हमारे साथ, और आप लोगों का एग्जाम सही होगा, बस आप लोग इसी तरह से मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।